हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 25 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम 25 अप्रैल के महत्वपूर्ण समाचारों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करेंगे बैंक और वित्त समाचार, यानी बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कोई बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप हुई है या बैंक ने कोई स्कीम्स लॉन्च की है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ बनती है वो हम बैंक और वित्तीय समाचार में कवर करेंगे। फोर्थ हमारी कैटेगरी होगी रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस न्यूज़ देखेंगे। फिफ्थ हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट खेल समाचार देखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड समाचार देखेंगे, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड कुछ समाचार देखेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार के उसके स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। एक बार हम आज के सेशंस को या आज के करंट अफेयर्स को 9 कैटेगरीज में डिवाइड करके कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्विक रिवाइज करेंगे थ्रू समरी। तो आज हम सारांश देखेंगे लास्ट में क्लास के कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। क्लियर? तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल न्यूज़। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समाचार बन रहा है। DARPG ने अभी साइन किया है बेसिकली एक एग्रीमेंट कंबोडिया मिनिस्टर ऑफ सिविल सर्विसेज के लिए, ताकि HRD सिविल सर्विसेज में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो DARPG ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के लिए कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अगले 5 वर्षों में सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास में द्विपक्षीय आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के लिए कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंबोडिया के उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री और सिविल सेवा मंत्री हुन मनी और कंबोडिया में भारत की राजदूत डॉक्टर देवयानी खोब्रागडे द्वारा एक समारोह में नोम पेन में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 23-24 में 156 कंबोडियाई सिविल सेवकों ने भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें 2024-25 में 240 कंबोडियाई सिविल सेवकों के लिए 6 कार्यक्रम निर्धारित हैं। भारत की अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों को अपनाने की प्रतिबद्धता उसकी अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की नीति के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक और डिजिटल रूप से परिवर्तन संस्थान है। क्लियर? तो DARPG ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के लिए कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। 2023 में एशिया विश्व की आपदा राजधानी थी। WMO द्वारा एशिया में 2023 की जलवायु की स्थिति। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें मौसम और जलवायु से संबंधित खतरे के प्रति एशिया की संवेदनशीलता को उजागर किया गया है। साल 2023 को 6 वैश्विक औसत डेटा सेट्स में सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें 2015 से 23 तक सभी डेटा सेट्स में 9 सबसे गर्म वर्षों के रूप में रैंक किया गया है। 23 में एशिया में 79 जल आपदा संबंधी घटनाएं हुई, जिनमें से मुख्य रूप से बाढ़ और तूफान शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 9 मिलियन लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। एशिया में औसत तापमान 1991 से 2020 संदर्भ अवधि में 0.91 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया, जो रिकॉर्ड में दूसरे सबसे ऊंचा है, और 1961 से 90 औसत से 1.87 पॉइंट सी सबसे ऊपर रहा है। तो दूसरी बार है कि इतना तापमान बढ़ा है। जापान और कजाकिस्तान ने रिकॉर्ड उच्च तापमान दर्ज किया है। क्लियर?
नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज की बात हो रही है यहाँ पर। प्रोबो सुबियांतो विवादों के बीच इंडोनेशिया के निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी किसको बनाया गया है? प्रोबो सुबियांतो को। तो इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से प्रोबो सुबियांतो को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने 2 हारे हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों द्वारा दायर उनकी भारी जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुबियांतो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 58.6% वोट प्राप्त किए। उसने 96 मिलियन से अधिक मतदान प्राप्त हुए, जो उसके किसी भी प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त संख्या से 2 गुने से भी अधिक है। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। भारत पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता, यूएई सबसे ऊपर। पासपोर्ट वहनीता रैंकिंग। तो अभी एक ऑस्ट्रेलिया कंपनी है कंपेयर द मार्केट एयू, जिसके द्वारा किए गए एक अध्ययन में वैश्विक पासपोर्ट की वहनीता के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय पासपोर्ट दुनिया में सबसे सस्ता है। यूएई पासपोर्ट ने सस्ती दरों के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय पासपोर्ट किफायती है, लेकिन इसका वीजा मुक्त पहुंच उच्च मूल्य वाले पासपोर्ट की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित है। तो भारतीय पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। 15वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो हमने कब सेलिब्रेट किया है? 24 अप्रैल को। तो हम सबको पता है 73वें संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, जो संशोधन 1992 में आया था, पंचायती राज सिस्टम को सिस्टमेटिक और पावरफुल बनाया गया था। तो उसी के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष हम 24 अप्रैल को मनाते हैं, ताकि पंचायती राज प्रणाली की स्थापना और जमीनी स्तर पर विकेंद्रित शासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता और सम्मान दिया जा सके। 2024 में हमने 24 अप्रैल को 15वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एनपीआरडी का पालन किया गया। भारत में पंचायती राज की स्थापना का स्मरण दिवस संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 15वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। नाबार्ड ने हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए जलवायु रणनीति 2030 जारी की है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेजों को जारी किया, जिसका उद्देश्य भारत में हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। दस्तावेज को विश्व पृथ्वी दिवस पर नाबार्ड के अध्यक्ष सांजी केवी द्वारा जारी किया गया था। भारत को 2030 तक 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का संचय कुल प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष अनुमानित 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में हरित वित्त प्रवाह अपर्याप्त है। 2019-20 तक भारत को लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हरित वित्त पोषण प्राप्त हुई, जिसमें से केवल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुकूलन और लचीलापन प्रयासों की ओर आवंटित किए गए। 2030 की जलवायु रणनीति 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। विभिन्न क्षेत्रों में हरित ऋण को तेजी से बढ़ाना, व्यापक बाजार निर्माण की भूमिका निभाना, नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना। तो नाबार्ड ने हरित वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए जलवायु रणनीति 2030 जारी की। डन? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है नेक्स्ट न्यूज भी। तो एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने बैंकिंग उद्योग के पहले एटीएम, बीमा सहित वित्तीय उत्पादों की श्रृंखला लॉन्च की है। तो एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने वित्तीय उत्पादों की एक सेट पेश किया, जिसमें 2 नए क्रेडिट कार्ड शामिल हैं, जिसमें एक है एयू स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड और सुरक्षित क्रेडिट कार्ड नोमो, और एटीएम बीमा। नोमो क्रेडिट कार्ड एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का पहला सुरक्षित क्रेडिट कार्ड है, जो एक फिक्स डिपॉजिट द्वारा समर्थित है और वीजा के सहयोग से विकसित किया गया है, जो हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस और ईंधन अभिसार छूट जैसे पुरस्कार और लाभ प्रदान करता है। एयू स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड, जो एनपीसीआई के सहयोग से विकसित किया गया, यूपीआई स्कैन और पे फीचर के माध्यम से सुविधाजनक भुगतान के लिए यूपीआई सक्षम अनुप्रयोगों के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बनाता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंशियल ने बैंकिंग उद्योग के लिए के पहले एटीएम, बीमा सहित वित्तीय उत्पादों की श्रृंखला लॉन्च की।
नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। इंडसइंड बैंक आरबीआई के प्रोग्रामेबल सीबीडीसी पायलट को सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाला पहला बैंक बना है। तो इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट को सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाला पहला बैंक बन गया है, जिससे किसानों को कार्बन क्रेडिट के लिए मुआवजा दिया गया है। पायलट परियोजना जो सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से कार्यान्वित की गई थी, किसानों को वितरित किए गए धन के अंतिम उपयोग को कार्बन क्रेडिट उत्पाद के लिए प्रोग्रामिंग पर केंद्रित है। इंडसइंड बैंक ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 50 किसानों को प्रोग्रामेबल सब्सिडी वितरण की शुरुआत की और 1000 किसानों को कवर करने की योजना बनाई है। यह परियोजना इंडसइंड बैंक द्वारा डिजिटल वॉलेट बनाने और सीबीडीसी ट्रांसफर प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें सीआईएच एक प्रायोजक एजेंसी के रूप में परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा दे रहा है। तो इंडसइंड बैंक आरबीआई के प्रोग्रामेबल सीबीडीटी पायलट को सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाला पहला बैंक बना। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है। तो रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में अपना खुद का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई स्विच लॉन्च किया। यूपीआई स्विच जो बैंकों के लिए प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित है, 10,000 लेन देन प्रति सेकंड तक संभालने और व्यवसायों के लिए नए यूपीआई नवाचारों को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य सफलता दर को 4 से 5% तक बढ़ाना है, जिससे व्यवसायों के लिए लेन देन को सुगम बनाना और यूपीआई नवाचारों तक 5 गुना तेजी से पहुंच सुनिश्चित करना है। यूपीआई स्विच पारंपरिक उद्योग मानकों की तुलना में विवादों को 7 गुना तेजी से सुलझा सकता है और रिफंड को तुरंत प्रोसेस कर सकता है। 2024 के मार्च में भारत में कुल यूपीआई लेन देन 55% बढ़कर 13.44 बिलियन हो गया है। तो रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। इंडिया बैंक ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर सोलर के साथ साझेदारी की है। तो इंडियन बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की, ताकि आवासीय उपभोक्ताओं को इंस्टॉलेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सौर ऊर्जा को अपनाने का बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ता 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप की स्थापना के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी 10% की मामूली मार्जिन नगद आवश्यकता और बिना गारंटी के वित्त पोषण के साथ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 10 वर्षों की पुनर्भुगति अवधि होती है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक स्थापना के लिए टीपीएसएसएल और इंडियन बैंक अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें 6 लाख रुपए तक के ऋण और 8.4% से 10.8% प्रति वर्ष की ब्याज दरें शामिल हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में लॉन्च किया था, इसका उद्देश्य छत पर सोलर सेटअप के माध्यम से भारत में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। तो इंडियन बैंक ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर सोलर के साथ साझेदारी की। डन। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। मैक्री ने भारत में यूएसडी 1.5 बिलियन ईवी फ्लीट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म वर्टेलो लॉन्च किया है। तो मैकॉरी एसेंट्स मैनेजमेंट ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन वित्त पोषण और एंड टू एंड समाधान प्लेटफॉर्म ऑफ वर्टेलो लॉन्च किया है, जिससे बसों और कारों के बेड़ों को विद्युतीकरण करने के उद्देश्य से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का महत्वपूर्ण निवेश करने का वादा किया। वर्टेलो वित्तपोषण, बेड़े प्रबंधन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे सहित कई समाधान प्रदान करता है। वर्टेलो ने भारतीय ईवी बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों के साथ साझेदारी की है, जिसमें अगले 3 से 5 वर्षों में टाटा मोटर्स से 2000 इलेक्ट्रॉनिक कारें और जेबीएल ऑटो और एका मोबिलिटी से 2000 बसें खरीदने की योजना शामिल है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पन एवरेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और जापान की सबसे बड़ी एयरलाइंस ऑल निप्पन
एयरवेज ने भारत और जापान के बीच उड़ान विकल्पों को बढ़ाने और यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2024 के 23 मई से शुरू होकर यह समझौता दोनों एयरलाइंस के यात्रियों को एकल टिकट के साथ भारत और जापान के बीच उड़ानों को मिलाकर अपनी इच्छित मंजिल तक यात्रा करने की अनुमति देगा। एयर इंडिया टोक्यो होनेडा से दिल्ली और टोक्यो नारिता से मुंबई को जोड़ने वाला ANA उड़ानों पर अपनी AI डिजाइनर कोड लगाएगी। ANA अपने NH डिजाइनर कोड को एयर इंडिया की टोक्यो नारित से दिल्ली की उड़ानों पर शामिल करेगा। तो एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पन एवरेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ये FSIB सिफारिशें SBI और इंडिया बैंक MD नियुक्तियों के लिए। तो वित्त सेवा संस्थान ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया बैंक में प्रबंधन निर्देशक के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है। राणा आशुतोष कुमार सिंह को SBI MD के पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। आशीष पांडे को इंडियन बैंक के MD पद के लिए अनुशंसित किया गया है। इन सिफारिशों का इन बैंकों के नेतृत्व और रणनीतिक दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण महत्व भी है। तो FSIB सिफारिशें SBI और इंडिया बैंक MD नियुक्तियों के लिए। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ARC के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 24 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्मित कंपनियों के लिए एक व्यापक मास्टर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 24 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। उद्देश्य ARC के लिए नियामक ढांचों को सुदृढ़ करना है। दिशा निर्देश वित्तीय स्थिरता और संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान में प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। क्लियर? तो बैंक एंड फाइनेंस से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से है। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर RBI की कार्रवाई पर 10% गिरा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडात्मक उपायों के बाद 10% गिर गया है। RBI ने बैंक को नए ग्राहकों को ऑनलाइन जोड़ने से रोक दिया है। बैंक को 2022 से 23 में IT सिस्टम की कमियों के कारण नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इस कार्रवाई ने बैंक के बाजार प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से भी प्रभावित किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर RBI की कार्रवाई पर 10% गिरा। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ही है। RBI ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर प्रत्यक्ष लिस्टिंग के लिए FEMA विनियम पेश किए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विनियमों का अनावरण किया। ये विनियम भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सीधे सूचीबद्ध करने में सहायक है। उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। कंपनियों के पास विदेशी लिस्टिंग के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग करने में अधिक लचीलापन होगा। तो RBI ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर प्रत्यक्ष लिस्टिंग के लिए FEMA विनियम पेश किए। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है। DRDO ने भारत में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बेसिकली आर्मर पियर्सिंग इंसीड्रिंग गोला बारूद से सुरक्षा के लिए भारत के सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास संस्थान एक DRDO प्रयोगशाला कानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। इसे BIM मानकों के अनुसार टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण भी इसका किया गया। फ्रंट हार्ट आर्मर पैनल एक मोनोलिथिक सिरेमेटिक प्लेट से बना होता है जिसमें पॉलीमर बैकिंग होता है जो संचालन के दौरान पहनने की क्षमता और आराम को बढ़ाता है। ICW HAP और स्टैंडअलोन HAP का क्षेत्रीय घनत्व क्रमशः 40 किलोग्राम पर मीटर वर्ग और 43 किलोग्राम मीटर वर्ग से कम है। तो DRDO ने भारत में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज है। इंडियन एयरफोर्स से है। तो भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक Su-30 MKI लड़ाकू विमान में हवा में लॉन्च की जाने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण जिसे हम रोक्स या क्रिस्टल मेज 2 के नाम से जानते हैं उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण त्रिसेवा अंडमान और निकोबार कमान के क्षेत्र में आयोजित किया गया जिसका नेतृत्व एक वायुसेना अधिकारी ने किया। क्रिस्टल मेज 2 लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को मारने में सक्षम है और इसे मूल्य वाले स्थिर और पुनः स्थानांतरित किए जाने वाले लक्ष्यों को मारने के लिए डिजाइन किया गया है।
मिसाइल इजराइल की उत्पत्ति और इसे जीपीएस रहित वातावरण में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर? समझ आया? ओके। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये भारत पे ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन लॉन्च किया है। तो भारत पे ने भारत पे वन लॉन्च किया, जो भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट है, जो पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, क्यूआर कोड और स्पीकर को एक डिवाइस में एकत्रित करता है। यह उपकरण उच्च परिभाषा टच स्क्रीन डिस्प्ले, 4G और वाईफाई कनेक्टिविटी से सुसज्जित है और नवीनतम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित है। भारत पे वन भुगतान स्वीकृति विकल्प प्रदान करता है, जिसमें डायनामिक और स्टैटिक क्यूआर कोड, टैप एंड पे और डेबिट और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म पहले चरण में लगभग 100 शहरों में भारत पे वन को उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है और अगले 6 महीनों में लगभग 450 शहरों में ये लागू है। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये सी डॉट और आईटी जोधपुर ने एआई का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो टेलीमेटिक के विकास के लिए केंद्र और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने एआई का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। टेलीकॉम विभाग के टेलीकॉम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्राथमिक उद्देश्य स्वचालित नेटवर्क प्रबंधन, दोष पहचान और पहचान तकनीक के लिए एआई फ्रेमवर्क विकसित करना है, जो नेटवर्क के भीतर उत्पन्न निरंतर जानकारी जैसे 5G का उपयोग करके किया जाएगा। टीटीडी फंड को घरेलू कंपनियों और संस्थानों को वित्तपोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो दूरसंचार उत्पाद और समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास और व्यवसायीकरण में शामिल होगा। तो सीडोट और आईआईटी जोधपुर, तो दो ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है, एक सीडोट और आईआईटी जोधपुर, जिन्होंने एआई उपयोग करने के 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए आपस में समझौता किया है या एमओयू साइन किया है। डन। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जियो डेटा ट्रैफिक में चीन मोबाइल को पछाड़कर वैश्विक टेलको उद्योगों में अग्रणी हो गया है। तो रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चीन मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जियो के पास 481.8 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, जिसमें 108 मिलियन इसके ट्रू 5G बेसिकली स्टैंड अलोन नेटवर्क पर है। जियो की यह उपलब्धि वैश्विक दूरसंचार बाजार में उसकी प्रभुता को भी रेखांकित करती है। जियो की डेटा ट्रैफिक में नेतृत्व उसकी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। नासा का सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान सौर पाल प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। तो नासा की बात हो रही है यहाँ पे। नासा ने हाल ही में न्यूजीलैंड में एक क्रांतिकारी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। तो कहां पर लॉन्च किया गया है नासा के थ्रू? ये न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया है। एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम अंतरिक्ष यान को रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट के माध्यम से तैनात किया गया। यह अभिनव अंतरिक्ष यान प्रणोदन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। अभियान अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग को चिन्हित करता है। तो नासा का सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान सौर पाल प्रौद्योगिकी में आगे। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी दिवस 2024, जो अभी हमने कब सेलिब्रेट किया है? 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। तो आईसीटी से मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अप्रैल के चौथे गुरुवार को हर साल दुनिया अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी में लड़कियों का दिवस मनाती है। लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्व को यह दिन उजागर करता है। यह उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में शिक्षा और करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी में लड़कियों का दिवस 25 अप्रैल को
मनाया गया। तो ये अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार अप्रैल का चौथा गुरुवार कब पड़ा है? 25 अप्रैल को। तो महिलाओं को आईसीटी में और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए और ज्यादा बेसिकली उनके महत्व को इस फील्ड में रोजगार उजागर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने न्यूज पढ़ ली है। स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर हुसैन बोल्ट ने अमेरिका में क्रिकेट के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है। तो दिग्गज धावक हैं हुसैन बोल्ट को आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक राजदूत नियुक्त किया गया है। तो टूर्नामेंट की मेजबानी वेस्ट इंडीज और यूएसए द्वारा 1 जून से 29 जून तक की जाएगी। बोल्ट, जिसे सबसे तेज आदमी के रूप में जाना जाता है, अपने क्रिकेट के जुनून को इस कार्यक्रम में लाते हैं। उनकी वैश्विक अपील से उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट को प्रज्वलित करेगा और खेल को एक नए क्षेत्र में भी लेके जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे न्यूज है खोकजोम दिवस। तो एंग्लो मणिपुरी युद्ध के वीर योद्धाओं को याद करते हुए खोकजोम दिवस मनाया जाता है। तो 1891 में ब्रिटिश और मणिपुर के लोगों के बीच में एक खोकजोम युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे योद्धाओं ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। तो उन्हीं के स्मरण में ये दिन मनाया जाता है। तो मणिपुर में खोकजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोकजोम युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले वीर योद्धाओं को यह दिन श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस दिन का मणिपुर के इतिहास में बहुत महत्व है। यह दिन उन लोगों के शौर्य और बलिदान को स्मरण करता है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। क्लियर? तो खोकजोम दिवस याद रखना। ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेस्टिवल्स हैं या डेज हैं, ये जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो यहां से आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में 2024 में प्रशासनिक पेशेवर दिवस, जो अभी हमने कब सेलिब्रेट किया है? 24 अप्रैल को। तो प्रशासनिक पेशेवर दिवस, जिसे सचिव दिवस, प्रशासनिक दिवस या प्रशासनिक सहायक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, अप्रैल के अंतिम पूर्ण सप्ताह के बुधवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन सचिवों, सहायकों, रिसेप्शनिस्ट और अन्य प्रशासनिक समर्थन पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाता है और उसे मान्यता देता है। 2024 में प्रशासनिक पेशेवर दिवस 24 अप्रैल 2024 को मनाया गया था। अवलोकन का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक पेशेवर संघ द्वारा किया जाता है। क्लियर? प्रयोगशाला पशु दिवस, जो अभी हमने 24 अप्रैल को मनाया। तो प्रयोगशाला पशु दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले जानवरों की पीड़ा को समाप्त किया जा सके और उन्नत गैर पशु वैज्ञानिक तकनीकों की वकालत की जा सके। राष्ट्रीय एंटी विविक्सेशन सोसाइटी के मिशन का यह दिन समर्थन करता है। 2024 में प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस हमने 24 अप्रैल को मनाया था। यह दिन ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल और एनएवीएस के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड ह्यूंग डाउनलिंग की जयंती को चिन्हित करता है, जो एक विरोधी विच्छेदनवादी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, तो 2024 का विश्व टीकाकरण सप्ताह, जो 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल 24 से 30 अप्रैल तक दुनिया विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाती है। यह वैश्विक अभियान टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। टीकाकरण रोकथाम योग्य बीमारी को खिलाफ व्यक्तियों, समुदायों और जनसंख्या की सुरक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इस अभियान में चेचक के उन्मूलन और पोलियो को लगभग समाप्त करने में मानवता की उपलब्धियों को यह दिन उजागर करता है। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 24 से 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि मलेरिया की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। मतलब जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन है, वहां पर यह बीमारी ज्यादा होती है ड्यू टू द टेम्परेचर। यह वार्षिक पालन मलेरिया को समाप्त करने के लिए आवश्यक वैश्विक प्रयासों की याद दिलाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हैं। तो रतन टाटा जी को किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिटस को मुंबई में उनके निवास पर 2021 के प्रतिष्ठित
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, उन्होंने मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार की प्रस्तुति कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और किसके संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा टाटा समूह के अध्यक्ष एंद्र चंद्रशेखर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज की उपस्थिति में किया गया। 2008 में शुरू किया गया किस मानवतावादी पुरस्कार दुनिया भर में व्यक्ति और संगठनों को उनके मानवतावादी योगदान के लिए मान्यता देता है। पिछले प्राप्तकर्ताओं में वैश्विक नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं, जिसमें 2022 का पुरस्कार केन्या की प्रथम महिला राचेल रूटो को और 2023 का किस पुरस्कार बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। तो तीनों याद रखने, 21 का रतन टाटा जी को, 22 का केन्या की प्रथम महिला राचेल रूटो को और 2023 का पुरस्कार बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। तो 21, 22, 23। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हैं। भारतीय छात्रों ने नासा के ह्यूमस एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में चमक बिखेरी है। तो दो भारतीय छात्र टीम ने नासा ह्यूमस एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। दिल्ली एनसीआर के काइट समूह संस्थान ने क्रैश एंड बर्नर पुरस्कार जीता और मुंबई के कनाकिया इंटरनेशनल स्कूल को रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण में भारतीय छात्रों की प्रतिमा और नवाचार को भी उजागर करती हैं। तो याद रखना, भारतीय छात्रों ने नासा के ह्यूमस एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में चमक बिखेरी है। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो अभी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कर्नाटक और गुजरात भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सबसे आगे हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट और एम्बर की एक रिपोर्ट भारत के स्वच्छ बिजली संक्रमण का मूल्यांकन करती है। कर्नाटक और गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में मजबूत प्रदर्शन बनाए रहे हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसमें काफी पीछे हैं। इन राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। क्लियर? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 25 अप्रैल 2024 के डिस्कस किए। अब एक बार क्विक समरी रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले हमने बेसिकली देखा था कि DARPG ने कंबोडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल फॉर कॉर्पोरेशन के साथ टाइप किया था कि HRD में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ WMO की एक रिपोर्ट देखी थी जलवायु की स्थिति 2023, जिसमें बताया था एशिया विश्व की आपदा राजधानी है। इंडोनेशिया के हमने प्रेसिडेंट देखे, जो प्रबोवो सुबियंतो, उनको इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और पासपोर्ट की अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग भी हमने देखी, जिसमें भारत पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। नेक्स्ट हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी, राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा 15वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, 24 अप्रैल 2024 को। बैंक और वित्तीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा नाबार्ड ने ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 जारी की है। और AUSFB ने बैंकिंग इंडस्ट्री की पहली ATM बीमा सहित वित्तीय उत्पादों का सेट लॉन्च किया। इंडसइंड बैंक ने RBI के प्रोग्रामेबल CBDC पायलट को सफलतापूर्वक पूरा किया। और रोजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच लॉन्च किया है। भारतीय बैंक ने सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर सोलर के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट बैंकिंग और वित्त से समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि मैक्यूरिया ने लॉन्च किया है 1.5 बिलियन EV फ्लेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है, वर्टिलो। कहां पर लॉन्च किया गया, भारत में। एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। और FSIB ने SBI और भारतीय बैंक के MD नियुक्तियों की सिफारिश दी है। उसके साथ साथ हमने देखा RBI ने ARC जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। RBI की कार्रवाई पर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 10% की गिरावट देखी गई है। और RBI ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर डायरेक्टर लिस्टिंग के लिए फेमा नियम लागू किए हैं। नेक्स्ट हमने डिफेंस से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा DRDO ने भारत में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। और इंडियन एयरफोर्स ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखी, जिसमें हमने देखा भारत पे ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे 1 लॉन्च किया।
सी डॉट और आईटी जोधपुर ने 5G और उससे परे नेटवर्क में ऑटोमेटिव सर्विस मैनेजमेंट एआई का उपयोग करने के लिए समझौता किया और जियो ने डेटा ट्रैफिक में वैश्विक टेलको उद्योग में चीन मोबाइल को भी पीछे छोड़ दिया। नासा का सौर शक्ति वाला अंतरिक्ष यान और आईसीटी दिन महिलाओं के लिए जो अभी 25 अप्रैल को मनाया गया। खेल में उसे उन बोल्ट को टी20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। इंपोर्टेंट डेज में हमने खोकजाम दिवस देखा, प्रशासनिक पेशेवर दिवस, विश्व प्रयोगशाला जानवर दिवस और उसके विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह और विश्व मलेरिया दिवस। उसके साथ साथ हमने देखा रतन टाटा को किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और भारतीय छात्रों ने नासा के मानव अन्वेषण रोवर चुनौती में चमक बखेरी है। लास्ट न्यूज हमने राज्य सरकार से देखी जिसमें हमने देखा कि कर्नाटक और गुजरात भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 2024 के जिन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।